Good morning once again, all of our students. Today we will discuss about the history lesson third, nationalism in India. Or this is the third video. Good morning, sir. Good morning. This is the third video of this lesson. Before this, I was doing a teaching second two video on this lesson. So today we will discuss from the page number 15.8. Point number 2, differing strand within the movement. बेटा, जैसा कि हम लोग ने जानते हैं कि महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट और जो है रॉलेट एक्ट के बाद सत्याग्रह मूवमेंट जो चला था, तो हमने देखा था कि उसका अलग अलग इफेक्ट जो हुआ था वो किस तरह से हुआ था। बट हम आज डिस्कस करने वाले हैं कि जो भी मूवमेंट चलाया गया महात्मा गांधी द्वारा या अलग अलग कोई मूवमेंट चलाए गए, उसका इफेक्ट क्या पड़ा, उसका इफेक्ट कंट्री में क्या पड़ा, उसका इफेक्ट सिटी में क्या पड़ा, उसका इफेक्ट जो है प्लांटेशन वर्कर्स उस पर क्या हुआ, उसका इफेक्ट जो है पीजेंट पर क्या हुआ, उसका इफेक्ट अलग अलग एरियाओं में टाउन्स विलेज कंट्री साइड में क्या क्या हुआ, हम लोग आज देखने वाले हैं। क्योंकि हम लोग पढ़ चुके थे कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में क्या हुआ था। देखते हैं, चलते हम लोग स्टार्ट करते हैं। द नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट बिगेन इन जनवरी 1921। जैसे जानते हैं कि जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था या जो खिलाफत मूवमेंट था, वो जनवरी 1921 में स्टार्ट हुआ था, अलग अलग ग्रुप में, अलग अलग वेरियस प्लेसेस पर। ठीक है, और ईच विथ इट्स ओन स्पेसिफिक एस्पायरेशन। और प्रत्येक जो लोग इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट हुए थे, सबका एम, सबका लक्ष्य अलग अलग था, सबकी विचार अलग अलग थी, सबकी सोच अलग अलग थी। ऑल ऑफ देम रिस्पॉन्ड टू द कॉल्स ऑफ स्वराज, बट देम टर्म मीन डिफरेंट थिंग डिफरेंट पीपुल। स्वराज की मतलब जो है अलग अलग लोगों ने अलग अलग लगाया था, क्योंकि जिसकी जो समस्याएं थी उसको लगा कि अब ये समस्याएं हमारी दूर हो जाएगी। स्वराज का मतलब ये था। जैसे कि महात्मा गांधी भी गए थे 3 जगह पे, अहमदाबाद, खेड़ा और चंपारण में। तो आपने देखा कि चंपारण में क्या परेशानी थी, खेड़ा में क्या समस्याएं थी लोगों की, और अहमदाबाद में क्या वर्कर्स की समस्या थी। तो लोग अलग अलग, यानी जो ट्राइबल पीपुल थे वे लोग अपनी अलग समस्याओं को के अकॉर्डिंग स्वराज का मीनिंग लगाया। तो यहाँ हम देखने वाले हैं कि स्वराज का मतलब क्या हुआ और लोगों ने किस तरह से मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया, उनकी जो इच्छाएं थी वो क्या थी। चलते हैं फर्स्ट पॉइंट 2.1 का मूवमेंट इन द टाउन्स। हम देखेंगे कि जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, ये जो खिलाफत मूवमेंट था, उसका टाउन में क्या इफेक्ट पड़ा और टाउन के लोगों की नज़रिया इस मूवमेंट से क्या थी। ओके बेटा, आप लोग आवाज़ क्लियर आ रही है ना? आर लिसन मिली? ओके, देखते हैं द मूवमेंट इन द टाउन्स। द मूवमेंट स्टार्टेड विद द मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन इन द सिटीज। बेटा, ये मूवमेंट जो है खासकर मिडिल क्लास के लोग पार्टिसिपेट के, शहरों के जो मिडिल क्लास के लोग थे वहीं केवल पार्टिसिपेट किए थे। थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट लेफ्ट गवर्नमेंट कंट्रोल्ड स्कूल। देखते हैं क्या क्या इस मूवमेंट में हुआ था। तो जो विद्यालय जो थी वो गवर्नमेंट जो रन कराती थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट रन कराती थी, वैसे विद्यालयों से लगभग हजारों की संख्या में बच्चे विद्यालय छोड़ दिए। एंड कॉलेजेज हेडमास्टर एंड टीचर्स रिजाइंड। जो टीचर पढ़ाने वाले थे, जो हेडमास्टर थे, वो रिजाइन कर दिए। द लॉयर गिव अप देयर लीगल प्रैक्टिसेस। और जो वकील थे, जो कचहरी में जाकर के अपने प्रैक्टिसेस करते थे, वे छोड़ दिए। द काउंसिल इलेक्शंस वेयर बाइकॉट इन द मोस्ट प्रोविंसी एक्सेप्ट मद्रास। और जो काउंसिल इलेक्शन होना था उसको इंडिया के लगभग प्रत्येक जो प्रिंसली स्टेट थे वहाँ पर उसको मना कर दिया गया, बाइकाट कर दिया गया। केवल मद्रास में, जो कि महाराष्ट्र जो मद्रास में जो है वहाँ पर एक्सेप्ट किया गया, नहीं वहाँ पर होगा। वेयर द जस्टिस पार्टी, मद्रास में जस्टिस पार्टी था और जस्टिस पार्टी ने काउंसिल इलेक्शन को बाइकाट न करके, उनकी विचार था कि द पार्टी ऑफ द प्रोविंसी, sorry, the party of the non-Brahmins felt that entering the council was one way of gaining some power. इनका मानना था, जस्टिस पार्टी का मानना था कि अगर हम सब कुछ को बाइकाट करेंगे तो हमें ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर में क्या प्रोग्राम हो रही है उसको पता नहीं चल पाएगा। इसलिए हमको ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर काउंसलिंग कैबिनेट में रहना जरूरी है, ताकि हम लोग उसमें से कुछ पावर अपने को गेन करें। बाकी लोग बाइकाट कर चुके थे। समथिंग दैट यूजुअली ओनली ब्राह्मण्स हैड एक्सेस टू। आगे देखते हैं। द इफेक्ट ऑफ नॉन कोऑपरेशन ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट वेयर मोर ड्रामेटिक। अब तक नॉन कोऑपरेशन जो मूवमेंट था शहरों में हुआ था या अदर कंट्री में हुआ था, उसका जो असर अदर कंट्री साइड देहातों में हुआ था,
उसका इफेक्ट जो है इकोनॉमिक क्षेत्र में बहुत ज़्यादा नाटकीय ढंग से हुआ था, क्योंकि फॉरेन गुड्स वेयर बाइकॉट, जो भी फॉरेन गुड्स थे, जो विदेशी सामान आते थे, कपड़े या अदर चीज़, जो है उसके इंडियन लोग बाइकॉट करने लगे। लिक्योर शॉप पिक्ड, जो शराबों की दुकानें थी उसको तोड़ फोड़ दिया गया, उसको बर्बाद कर दिया गया। एंड फॉरेन क्लॉथ बॉन्ड इन द ह्यूज बॉन फायर, और जो विदेशी कपड़े थे उसको जला दी गई, यानी कि कहते हैं विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई तो उसको जला दिया गया। द इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन क्लॉथ हैव बीन हाफ्ड बिटवीन 1920 टू 1922, यानी कि मात्र एक साल में 1921 से 1922 के बीच में जो फॉरेन गुड्स आते थे हमारे कंट्री में, ब्रिटिश कंपनी द्वारा लाई जाती थी, वो लगभग आधा हो गया, चूंकि उसकी डिमांड खत्म हो चुकी थी, यानी कम हो चुकी थी। इट्स वैल्यू ड्रॉपिंग फ्रॉम 102 करोड़ टू आरएस 57 करोड़ ओनली। देखिए, जब डिमांड कम हो गया, जब इम्पोर्टिंग कम हो गया फॉरेन गुड्स की, तो जो इकोनॉमिक मतलब उनको इनकम था ब्रिटिश गवर्नमेंट को 102 करोड़ से वो कितना हो गया, लगभग आधा हो गया, यानी कि 57 करोड़ पे आकर के रुक गया था। इन मेनी प्लेस, यानी कि अलग अलग कई प्लेसों पे जो मर्चेंट थे, जो बड़े बड़े सौदागर थे या व्यापारी जो ट्रेडर थे, वो रिफ्यूज कर दिए फॉरेन गुड्स को लाना या फॉरेन गुड्स को सेल करना। ओके, एज द बाइकाट मोमेंट स्प्रेड, और धीरे धीरे जो है बाइकाट मोमेंट स्टार्ट हो गया, विदेशी सामानों का बहिष्कार करना जो है स्टार्ट हो गया था। एंड पीपुल बिगेन डिस्कार्डिंग imported cloths and wearing only Indian ones. Productions of Indian textile mills and handlooms went up. और धीरे धीरे क्या हुआ था, बाइकाट मूवमेंट जब स्टार्ट हुआ तो इंडिया का जो फॉरेन कंट्री का जो इम्पोर्टेड मतलब गुड्स थे वो बाइकाट होने लगा। इसकी वजह से जो इंडिया का जो सामान है, जो इंडिया का थिंग्स जो है, प्रोडक्शन जो प्रोडक्ट्स मटेरियल था वो धीरे धीरे स्टार्ट हो गया। और एक तरह से कह सकते हैं कि जो हैंडलूम्स थे, ये जो कपड़े बनाने के जो छोटे छोटे हस्तकरघे थे, जो घरेलू चलाते थे, वो फिर से एक बार रन करना स्टार्ट कर गया। क्योंकि बाहर से माल आता नहीं था और बाहर के माल कोई लेता नहीं था, तो जो घरेलू जो इंडिया का जो गुड्स था, प्रोडक्ट्स था, उसको लोग यूज करना पसंद करने लगे। तो आगे देखते हैं हुआ क्या था। बट दिस मोमेंट इन द सिटीज ग्रेजुअली स्लो डाउन फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजन। लेकिन क्या हुआ कि एक साल के बाद धीरे धीरे जो मोमेंट था वो धीरे पड़ गया, धीमा पड़ गया। इसे कई रीजन थे। रीजन क्या क्या था सुन लीजिए। आता है कि वाई डिड स्लो डाउन द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट इन टाउन। टाउनों में नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट जो धीरे धीरे समाप्त क्यों हो गया, उसे कई रीजन से। सबसे फर्स्ट रीजन है खादी। खादी क्लॉथ वेयर ऑफन मोर एक्सपेंसिव देन मास प्रोडक्ट मिल्क क्लॉथ एंड पुअर पीपुल वुड नॉट अफोर्ड टू बाई इट। सबसे बड़ी बात है कि जो ब्रिटिश से माल आती थी, ब्रिटिश जो ब्रिटेन से, इंग्लैंड से सामान आते थे, कंपनियों में बने, वो सस्ता हुआ करते थे, लो क्वालिटी के हुआ करते थे, उसमें गरीब अमीर सभी लोग उसको परचेज करके यूज कर लेते थे। लेकिन जब फॉरेन गुड्स जो है बैन हो गया तो लोगों को एक पास मजबूरी हो गई कि जो गांव जो अपने इंडियन की प्रोडक्ट्स थी उसको परचेज करने का। तो उसको परचेज करने के लिए सबके पास पैसा नहीं था, क्योंकि खादी कपड़े महंगे होते थे, है ना, ये परचेज नहीं कर पाते थे। इसके बाद हाउ देन वुड दे बाइकॉट मिल्क क्लॉथ फॉर द टू लॉन्ग। इसलिए काफ़ी लंबे समय तक ब्रिटिश कपड़ों की लोग बाइकाट नहीं कर सके। भाई सबके पास पैसे नहीं थे, इसमें अधिक लोग जो गरीब लोग थे, जो पुअर पर्सन, जो पुअर सोसाइटी थी, वो काफ़ी महंगे कपड़े परचेज नहीं कर पाने की वजह से अधिक देर तक विदेशी मालों को बाइकाट नहीं कर सकते थे। ओके, सिमिलरली द बाइकाट ऑफ ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन पोज्ड ए प्रॉब्लम। जिससे कपड़ों की लोग बाइकाट नहीं कर सकते थे, उसी प्रकार जो मिडिल क्लास के लोग थे, जो टीचर्स थे या जो स्टूडेंट थे या फिर जो लॉयर थे, जो डॉक्टर्स थे, वो लोग भी काफ़ी देर तक अपने जॉब को बाइकाट नहीं कर, क्योंकि भाई उनके पास भी एक्सपेंसिव है, पर डे का खर्च है, वो कहाँ से आएगा। इसलिए लोग फिर से अपने जॉब पर वापस जाना स्टार्ट कर चुके थे एक साल के बाद। फॉर द मोमेंट टू बी सक्सेसफुल अल्टरनेटिव इंडियन इंस्टीट्यूशन हैड टू बी सेट अप सो दैट दे वुड बी यूज्ड इन अ प्लेस ऑफ ब्रिटिश वंस। और धीरे धीरे जब ये ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो प्लानिंग था या जो वो लोग बाइकाट स्टार्ट कर दिए थे, तो इंडियन इंस्टीट्यूट जगह जगह पर सेटअप होने लगे। जैसे मान लो कि विद्यालय हो गया या फिर अदर चीज़ हो गया, वो सेटअप होना स्टार्ट हो गया था। लेकिन दीज वेयर स्लो टू कम अप, और धीरे धीरे समाप्त हो गया, मतलब धीरे धीरे स्लो हो गया। सो स्टूडेंट्स एंड टीचर बिगेन ट्रिकलिंग बैक टू मूवमेंट। गवर्नमेंट स्कूल्स एंड लॉयर्स ज्वाइन बैक वर्क इन द गवर्नमेंट कोर्ट। और धीरे धीरे क्या हुआ कि स्टूडेंट्स भी, टीचर्स भी, हेडमास्टर भी, लॉयर भी क्या हो गए,
अपने इकोनॉमिक कंडीशंस को जो डैमेज होते देख जो फिर से अपने पुराने कामों पर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में काम होती थी उसमें वापस जाना स्टार्ट हो गया था। तीसरा कह सकते हैं कि 1-2 वर्ष के बाद जो है बाइकाट मूवमेंट या नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है रहा और फिर वो समाप्त हो गया। बेटा समझ आ रही है? रिप्लाई में समझ कैसे आखिर क्यों समाप्त हो गया और क्यों स्टार्ट हुआ? क्योंकि समाप्त होने का रीजन था कि बहुत से लोग इसमें मिडिल क्लास के लोग थे जिनकी इकोनॉमिक कंडीशन जो है डैमेज होना शुरू। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि कोरोना महामारी चल रहा है हमारे कंट्री में, तो सबसे अधिक इफेक्टेड कौन हो रहा है? जो मिडिल क्लास के लोग थे, जो लेबर कास्ट के लोग हैं। बाकी जो सैलरी पाने वाले लोग हैं उनको क्या फर्क पड़ने वाला, उनको परमानेंट सैलरी मिल रहा है। जैसे हम लोग हैं, हम लोग को भाई थोड़ा सा परेशानी हो रही है, या फिर और जो लेबर कास्ट के लोग हैं उन्हें जॉब नहीं मिल रहा है, जो बिजनेसमैन उनकी दुकानें बंद हैं। इस तरह के लोग क्या करेंगे? सरकार का अपोज करेंगे। तो उसी प्रकार उस समय जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था, जो मिडिल क्लास के लोग थे जो वर्क करते थे वे, या फिर जो गवर्नमेंट के अंडर में वर्क करते थे, वे लोग क्या किए? अधिक दिन तक बाइकाट नहीं कर सके। ये जो कपड़े वाली मैटर है, जो गरीब लोग थे वो भी अधिक देर तक बाइकाट नहीं कर सकते थे, तो फिर से क्या किया? गवर्नमेंट को ज्वाइन कर लिए। तो ये था शहरों में, कि शहरों में जो है इस मूवमेंट का क्या असर रहा और किस तरह से मूवमेंट को देखा गया। अब चलते हम देखते हैं रिवेलियन इन द कंट्री साइड। चलते हम देखते हैं देहातों में, जो अलग अलग ग्रामीण एरिया था जहाँ प्लांटेशन हुआ करते थे, वहाँ पर इस मूवमेंट का क्या असर हुआ और लोग मूवमेंट को कैसे देखते थे। ओके, रिवेलियन इन द कंट्री साइड, पॉइंट नंबर सेकेंड 2.2 है। तो अभी हम लोग देखा फ्रॉम द सिटी द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्प्रेड टू द कंट्री साइड। देखा कि जो उस प्रकार नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है देहातों में होता है, मतलब होता है ग्रामीण इलाकों में। कंट्री साइड का मतलब होता है ग्रामीण इलाकों में। तो ग्रामीण इलाकों में भी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बहुत तेजी से फैला, बट इसका अलग अलग इफेक्ट था अलग अलग ग्रुपों में। It drew into its fold the struggle of peasants and tribals, which were developing at different part of the India in the year after the war. फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद या फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जो अलग अलग कंट्री में या अलग अलग कंट्री जो ट्राइबल्स या पीजेंट जो लोग थे उनकी समस्याएं जो अलग अलग थी, उसके अकॉर्डिंग जो है स्वराज का या फिर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का भी मीनिंग जो है अलग अलग लगाया। क्या लगाया देखते हैं। अवध, तो अवध जो है जो पीजेंट थे अवध के, वेयर लेड बाय रामचंद्र। बाबा रामचंद्र जो है अवध के किसानों को ऑर्गेनाइज किया, जो कि रामचंद्र एक सन्यासी थे जो फिजी से, जैसे अदर कंट्री से आए हुए जो लोग होते हैं जिनके मदर फादर आकर आ जाते हैं, वैसे लोगों को फिजी बोलते हैं। तो वह उसी प्रकार के ये बाबा रामचंद्र जो हैं एक सन्यासी थे जो कि आए हुए थे। द मोमेंट हियर वाज अगेंस्ट, उनका मोमेंट जो था, जो ताल्लुकदार थे, जो बड़े बड़े जमींदार थे जिसको बोलते हैं लैंड लॉर्डर्स, उनके खिलाफ था। उनका डिमांड था, डिमांडेड फ्रॉम द पीजेंट एक्सोर बिटेंटली हाई टेंट्स ऑफ द वैरायटी ऑफ अदर कॉजेज। यानी कि जो ताल्लुकदार थे अपने ज़मीनों पर अधिक रेट्स पर दे करके छोटे छोटे पीजेंट से काम कराते थे, तो उनको अगेंस्ट में था, भाई आप इतना लैंड जो रिवेन्यू है या टैक्स है उसको कम करो। और जो पीजेंट थे हैड टू अ बेगार, देखिए पीजेंट जो बड़े बड़े किसान थे लोगों को बेगार में काम कराते थे। बेगार मतलब क्या होता है? बेगार इज अ प्रैक्टिसेस ऑफ वर्क विदाउट पेइंग एनी कैश, ठीक है। इंस्टीड ऑफ कैश दे गिव सम फूड ग्रेन्स टू फूड आइटम्स। यानी कि बेगार जो है वह कार्य होता है जिसमें काम कराने वाले मालिक जो है लेबर को पैसा नहीं देता है, नगद कैश नहीं देता है, बल्कि इसके बदले में कुछ खाने पीने का अनाज जो है देता है। ऐसे वर्क को बोलते हैं बेगार। जैसे अपने क्लास 9 से पढ़ा था फॉरेस्ट्री मतलब यहाँ पर कि किस तरह से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो वहाँ के फॉरेस्ट को 3 भागों में डिवाइड की थी, और रिजर्व्ड, प्रोटेक्टेड एंड विलेजर्स। तो स्टार्टिंग में क्या कहता है कि जो विलेजर्स को वो प्रोटेक्टेड एरिया में जाना बैन किया था, लेकिन बाद में कहा कि अगर तुम हमारे लिए फ्री में काम करते हो तो हम क्या करेंगे, तुम्हें यहाँ पर जाने दूंगा। बेटा पेज नंबर, सुमित कुमार बेटा पेज नंबर है 59। तो उस प्रकार से बेगार जो है वहाँ बड़े बड़े जो प्रेजेंट थे वो कहते हैं कि अगर आपको यहाँ रहना है तो आपको हमारे वर्क को फ्री में करना होगा, बेगार में करना होगा। तो बेगार के लिए लोग प्रोसाइज करते थे प्रेजेंट लोग। एंड वर्क एट लैंड लॉर्ड्स फार्म, और जो जमींदार थे बड़े बड़े उनके जमीनों में काम करने को कहते थे विदाउट एनी पेमेंट, ठीक है। तो ऐसे वर्क को क्या कहते हैं? बेगार कहते हैं। द टेंट्स दे हैड नो सिक्योरिटी टू टेन्यूर
being regularly evicted, so that they could acquire no right over the land लीज लैंड। और जो लोग जमीन जो है पैसे पर लेकर के, यानी कि उसको कह सकते हैं पेशगी या मालगुजारी जिसको हम आज कहते हैं, तो वैसे लेकर करे थे तो वहाँ रेट भी हाई होता था और कोई गारंटी नहीं था कि अगर हम ले लिए हैं लीज पर 2 बरस 5 वर्ष के तो हमें कितना वर्ष तक वो लीज पर रहेगा, से कोई सिक्योरिटी हुआ कोई राइट नहीं था। द पिजेंट मूवमेंट डिमांड द रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू। जो पिजेंट थे, छोटे छोटे जो किसान थे, उनका डिमांड था जो रेवेन्यू सरकार ले रही है उसको कम करे, उसको रिड्यूस करे, और एबोल्यूशन ऑफ बेगार, और जो बेगार की प्रथा है, जो बड़े बड़े लैंड लॉर्ड्स थे गरीबों को बेगार से काम कराते हैं, उसको समाप्त की जाए। तो यहाँ के जो लोग थे, अवध के जो एरिया के लोग थे, उनके मतलब स्वराज का मतलब ये था कि हम अगर इसमें मूवमेंट में शामिल होते हैं, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट करते हैं, तो हमारा जो लैंड रेवेन्यू है वो कम हो जाएगा और जो बेगार है वो हमारी समाप्त हो जाएगी। जो सोशल बाइकाट ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स, जो लैंडलॉर्ड जो थे उनको जबरदस्ती काम कराते थे, वो क्या हो जाएगा, वो समाप्त हो जाएगा। इनके मामले में ये था स्वराज का मीनिंग। इन मेनी प्लेसेस, और अलग अलग कई जगहों पे जो नाई थे, धोबी थे, यानी कि नाई को बोलते हैं क्या, बार्बर, और धोबी को वाशरमैन, जो थे या जो बंध लेबर थे, वो एक बंधुआ की तरह काम करते थे जमींदारों के घर पे। उन्हें लगा कि हम जो है हमें छुटकारा यहाँ से मिल जाएगा। इन जून 1920 जवाहरलाल नेहरू बिगेन गोइंग अराउंड द विलेज इन अवध। और जवाहरलाल नेहरू जून में अवध के गाँव में जाकर के लोगों को ऑर्गेनाइज किया और कहा, टेकिंग टू द विलेजर्स, उनसे कहा कि एंड ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर ग्रीवांसेज। जवाहरलाल नेहरू गाँव में गए, उनकी बातों को सुना और अपने बातों को सुनाने का प्रयास किया। भाई आप लोग स्वराज का अगर हमारे साथ देते हो, आप नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में साथ देते हो, तो आपको इन सारी चीज़ों से छुटकारा मिल जाएगी, मैं दिलाऊंगा। तो क्या हुआ, 22 अक्टूबर द अवध किसान सभा, वहाँ पर अवध किसान सभा एक मीटिंग सेटअप की गई, एक संस्था सेटअप की गई, हेडेड बाय जवाहरलाल। उसके हेड जो है जवाहरलाल नेहरू रहे और बाबा रामचंद्र जो रहे, और अलग अलग कई नेता भी उसमें मौजूद थे। तो वहाँ पर हुआ क्या था एक्चुअली इस मीटिंग में, कि विद इन अ मंथ, देखिए इस अवध किसान जो सभा थी उसमें एक ही मंथ के अंदर में लगभग 300 ब्रांच उसके खोले गए अलग अलग गाँव में अवध के, और लोग इसमें भरपूर सहयोग दिए। सो व्हेन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बिगेन द फॉलोइंग ईयर्स, और काफ़ी एक वर्षों के बाद, आप लोग 20 में ये हुआ था, मीटिंग एस्टेब्लिश हुई थी, और 21 में क्या हुआ था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है लॉन्च हुआ था। तो एक वर्ष बाद जो लॉन्च हुआ था, उसमें काफ़ी लोग इसमें मतलब बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए थे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में। द इफोर्ट ऑफ द कांग्रेस वाज इंटीग्रेटिव द अवध प्रेजेंट स्ट्रगल इनटू द वाइडर स्ट्रगल। और धीरे धीरे अवध के जो किसानों का जो स्ट्रगल था वो काफ़ी तेजी से बढ़ गया। द प्रेजेंट मूवमेंट, और जो किसानों का जो आंदोलन था, हाउ यू वर डेवलप्ड इन द फॉर्म दैट कांग्रेस लीडरशिप वाज अनहैप्पी विद एज द मोमेंट स्प्रेड इन 1920। और 1920 में बहुत ज़्यादा ये जो है मोमेंट फैल गया। द हाउसेस ऑफ तालुकदार, इतना मतलब मोमेंट फैल गया अवध के किसानों का, गरीब किसानों का, जो बड़े बड़े तालुकदार थे, मर्चेंट थे, उन पर जो है ये छोटे छोटे किसान जो है अटैक कर दिए। बंजारा वे लूटेड, और जो उनके अनाजों का घर मतलब वो था, बंजारा लोग जो थे उनको लूट लिया। एंड ग्रेन हॉर्ड, जो लोग खाद्यान्न जमा किए थे, स्टोर किए थे गोडाउन में, उसको लोगों ने लूट लिया। और इन मेनी प्लेसेस, अलग अलग कई जगहों पर जो लोकल लीडर थे, तो टोल्ड प्रेजेंट दैट गांधी जी हैड डिक्लेयर दैट नो टैक्स वेयर नो पेड। और लोगों ने अलग अलग जगह पे कहा कि गांधी जी ने स्पष्ट कर दिया कि नो टैक्स नो पेड, अब कोई टैक्स पे नहीं करना है। और फिर जो ज़मीन है, जो वहाँ की लैंड है, लैंड वाज टू बी रीडिस्ट्रीब्यूटेड एमंग द पुअर। और जो वहाँ की जो ज़मीनें हैं वो गरीबों में क्या हो जाएगी, फिर से बांटी जाएगी। यानी जो छोटे छोटे नेता लोग टाइप के लोग थे, उन लोगों ने वहाँ के लोगों को बता दिया कि भाई जो ज़मीनें हैं वहाँ पर फिर से क्या की जाएगी, रीडिस्ट्रीब्यूटेड की जाएगी। ओके, इस तरह से द नेम ऑफ द महात्मा वाज इन्वोक्ड इन सेक्शन ऑल एक्शन ऑफ इंस्पिरेशन। इसे महात्मा गांधी के नाम पे बहुत सारे लोगों ने झूठ भी बोला था कि इस तरह से बातें होनी हैं। आगे थे ट्राइबल पिजेंट, जो ट्राइबल पिजेंट थे इंटरप्रेटेड द मैसेज ऑफ गांधी जी एंड द आइडिया ऑफ स्वराज इन एट अदर वे। और जो ट्राइबल पिजेंट थे वे महात्मा गांधी के मैसेज को अलग तरीके से लोगों को तक पहुंचाया, और स्वराज का मीनिंग जो है अलग तरीके से लोगों तक फैलाया कि स्वराज अगर हमारे पास आ जाएगा
तो हमें टैक्स देना नहीं पड़ेगा, हमें की ज़मीन मिल जाएगी, ज़मीन नहीं है तो, और हमारा रेवेन्यू भी कम हो जाएगी। जैसे कई सारी बातें जो है बताने का प्रयास किया लोगों ने घुमा फिरा करके। उसी प्रकार दिया गया इन द गुडेन हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में गुडेल हिल में जो गुरीला मूवमेंट चल रहा था ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर में, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट वहाँ क्या की थी कि जो फॉरेस्ट था, उस फॉरेस्ट जो वहाँ के विलेजर्स थे, जो कि नेटिव लोग थे, वहाँ जाने में उन लोग को डिनाई कर दिया था कि वहाँ पर भाई प्रोटेक्टेड एरिया है, आपको वहाँ वर्क करने जाना है, या फिर यहाँ पे कोई प्रोडक्ट भी आपको लेने वहाँ पर नहीं जाना है। तो वहाँ के लोग जो है उनसे नाराज होकर के आंदोलन कर चुके थे, और अलग अलग कई एरियाओं में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की छावनियाँ हुआ कर जहाँ पुलिस रहते थे, वहाँ पर अटैक कर दिए, बहुत सारे लोगों को टेंट जो है जला दिए, ये बहुत सारे ब्रिटिश गवर्नमेंट को मतलब मार भी दिए। और फाइनली जो है उसमें एक आता है राजू, सीताराम राजू नाम के आते हैं, जिन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, और उन्हें क्या किया गया, उनको एज ए हीरो के रूप में मान लिए। ओके, तो हम नेक्स्ट वीडियो पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में, स्वराज इन द प्लांटेशन।